ये कहानी है उस फैंटम की जो सूट पहनता है और अपनी परछाई तक पीछे नहीं छोड़ता। एक ऐसा शख्स जिसके प्लान्स दुश्मनों के हौसले तोड़ देते हैं और जिसकी स्ट्रैटेजीज ने भारत की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक साधारण गढ़वाली परिवार में जन्मे डोभाल के पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी परवरिश देशभक्ति और अनुशासन के माहौल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अजमेर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से पूरी की, जिसे अब अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। ये वही समय था जब उनके अंदर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून आकार लेने लगा। 1968 में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस या आईपीएस में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग केरल के कोट्टयम जिले में एएसपी के तौर पर हुई। 1980 का दशक, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट या एमएनएफ एक्सट्रीमिज्म फैला रहा था। एमएनएफ के नेता लाल डेंगा के इरादे इतने मजबूत थे कि मिजोरम में शांति स्थापित करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। डोभाल लाल डेंगा से मिलने गए और बहुत ही टैक्टफुल तरीके से उसके 7 में से 6 कमांडरों को अपनी बातों से मना लिया। इतना ही नहीं, वो इन कमांडरों को अपने साथ विमान में दिल्ली ले आए। This was a definitive blow to the MNF, and Lal Denga later admitted he had no other option left but to surrender. इस तरह मिजोरम में शांति बहाल हुई। 1988 में जब खालिस्तानी सेपरेटिज्म पीक पर था, तब गोल्डन टेम्पल में एक बार फिर आतंकवादी घुस आए। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था, क्योंकि गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सिख समुदाय की आस्था का केंद्र है। और कुछ साल पहले 1984 में जब इंदिरा गांधी ने आर्मी को स्वर्ण मंदिर में भेजकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी थी, तब से ही देश का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब्ड था और गवर्नमेंट जाहिर तौर पर सिचुएशन को और बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुद को एक रिक्शे वाले के रूप में डिस्गाइज किया। उन्होंने आतंकवादियों से पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर संपर्क साधा। उनकी जानकारी पर आधारित एनएसजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बिना ज्यादा जानमाल को नुकसान पहुंचाए आतंकवादियों को बाहर निकाला गया। फॉर दिस हीरोइक फीट ही वाज अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र फॉर हिज सर्विसेज, अ फर्स्ट बाय एनी इंडियन पुलिस ऑफिसर। अब बात करते हैं डोभाल की सबसे थ्रिलिंग कहानी की। कहा जाता है उन्होंने पाकिस्तान में डिस्गाइज में 7 साल बिताए। वहां उन्होंने करीब 1 साल किसी साधारण नागरिक के रूप में अंडरकवर काम किया और 6 साल इंडियन हाई कमीशन में एक कॉमर्स सेक्रेटरी बनकर। लेकिन उनका काम था एक स्पाई के तौर पर ऑपरेट करना। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने उर्दू भाषा में महारत हासिल की और वहां के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। वो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के अंदर तक इन्फिल्ट्रेशन करने में सफल रहे। उनके लिए यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन उनकी जान पर खतरा मंडराता रहता था। पाकिस्तान जैसी हाई रिस्क कंट्री में अपना कवर मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है और इसके लिए किस हद तक जाना पड़ता है, ये डोभाल के एक मीडिया इंटरव्यू में बताए गए वाकये से साफ हो जाता है। मैं एक बार मस्जिद से वापस लौट रहा था, तब कोने में बैठे एक व्यक्ति ने मुझे रोका और पूछा, क्या तुम हिंदू हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। वह व्यक्ति फिर भी मेरे चेहरे पर ध्यान से नजर डालने लगा। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। दरअसल मेरे गांव में बचपन में कान छिदवाने की परंपरा है। मैंने उसे यही बताया, ये बचपन में हुआ था, ये सिर्फ परंपरा है। उसने मेरी बात सुनी। उसने बताया कि वो भी हिंदू था, लेकिन अब उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। फिर गंभीर स्वर में कहा, यहाँ इस तरह घूमना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। उसकी बात से मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और आखिरकार मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। (1999) में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और अफगानिस्तान के कांधार ले गए,
तब अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, अ लॉट लाइक टुडे। उस समय तालिबान ने काबुल सहित देश के अधिकांश हिस्सों पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा था और देश को शरिया कानून के तहत चलाने का दावा कर रहे थे। The Taliban government did not have international recognition. इस highly volatile और unpredictable political scenario ने हाईजैक को और भी सेंसिटिव बना दिया था, क्योंकि तालिबान शासन के तहत कांधार में वार्ता और बचाव कार्यों को अंजाम देना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। सैकड़ों निर्दोष यात्रियों की जान दांव पर लगी थी और आतंकवादियों की मांगें बेहद चौंकाने वाली थी। हालांकि भारत सरकार का आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकना एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन इस पूरे क्राइसिस में जो शख्स सबसे जरूरी रोल में था वो थे अजीत डोभाल। उनकी वाइज लीडरशिप और टफ नेगोशिएशंस के बिना यह घटना और भी भयानक रूप ले सकती थी। हाईजैकर्स ने शुरुआत में 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई की मांग की, साथ ही $200 मिलियन की फिरौती और HUM या हरकतुल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी के शव की वापसी। लेकिन डोभाल ने उनकी मांगों को सीधा खारिज कर दिया। उनके इस सख्त रवैये का असर साफ दिखा। आतंकवादी अपनी मूल मांगों से पीछे हटने लगे। 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग को घटाकर केवल 3 नामों पर सीमित कर दिया गया। उन्होंने $200 मिलियन की फिरौती और सज्जाद अफगानी के शव की मांग भी छोड़ दी। डोभाल की सूझबूझ और साहस ने सुनिश्चित किया कि इस क्राइसिस का सल्यूशन कम से कम नुकसान के साथ किया जाए। ये घटना अजीत डोभाल की असाधारण क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण बन गई। 2015 में मणिपुर में आतंकियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए। देश गुस्से और शोक में डूबा था। आतंकियों को कड़ा संदेश देने के लिए अजीत डोभाल ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बनाई। म्यांमार सीमा पार कर भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 28 आतंकी ढेर हो गए। यह ऑपरेशन भारत के स्ट्रेटेजिक वेंजेंस का पहला क्लियर एग्जाम्पल था और दुनिया ने देखा कि भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दे सकता है। इसके बाद 2016 में उरी आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK में भी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का नेतृत्व डोभाल ने किया। ये स्ट्राइक्स भारत की सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बनी। डोभाल की रणनीति स्पष्ट थी, आतंकी हमलों को माफ नहीं किया जाएगा बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 2019 में आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में परेश रावल का किरदार अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड था। 2019 में पुलवामा हमले में 40 से अधिक CRPF जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जवाब देने की जिम्मेदारी फिर से अजीत डोभाल पर थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाई। वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बम गिराए और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार करके इतनी गहराई में हमला किया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया। स्थिति नाजुक थी। अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से वार्ता की और कूटनीतिक दबाव बनाकर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। अजीत डोभाल को भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत की नीति में ऑफेंसिव डिफेंस की फिलॉसफी को स्टैब्लिश किया। ये नीति भारत को केवल हमलों का जवाब देने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि दुश्मनों को उनके कार्यों का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर करती है। डोभाल की कहानी में जितनी मिस्ट्री है उतना ही करेज भी, जितना प्रिसिशन है उतना ही पेशेंस भी। He is not just an officer, but a warrior who has redefined security for India.